हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। और आज हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप, नागरिकता। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था भाग एक। भाग एक जो होता है बाबू, वो भाग एक जो होता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक होता है, ठीक है, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। आज जो हम पढ़ेंगे, आज की जो क्लास है एक जबरदस्त क्लास है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 2 का। मैंने आपको पिछले दिन ही बताया था कि जितना भाग समझिएगा पॉलिटी का उतना चैप्टर। तो भाग 1 हो गया, यानी एक चैप्टर हमने आपको पूरा डीपली एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कर दिया। आज हम पढ़ेंगे भाग 2, और भाग 2 में जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो टॉपिक है नागरिकता। कि भाई हमें जो नागरिकता मिली है, हम भारतीय हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसमें कौन कौन सा अनुच्छेद आएगा, किस अनुच्छेद में क्या चर्चा हुआ है, कहां से लिया गया है। तो पहले तो याद रखिएगा, ये जो नागरिकता है ये कहां से लिया गया, ये ब्रिटेन की देन है बाबू। कहां से? इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो अमेरिका से लिया गया है। जब हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि वो रूस से लिया गया है। जब हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि वो आयरलैंड से लिया गया। मतलब भारत का संविधान जो है वो एक मिश्रित संविधान है, जिसमें पूरे विश्व के अलग अलग जगहों से नई नई चीजें, जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भाग दो नागरिकता, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की देन है। भाग 3 हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया मौलिक अधिकार को। भाग 4 पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से लाया गया है। भाग 4 के क में पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, रूस से लाया गया है। तो ये सारी चीजें एक एक कर करके हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो सिटीजनशिप की बात करें, नागरिकता की, तो याद रखिएगा कि ये जो नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के जो हम पर शासन किए थे उन्हीं की चीजों को हमने कॉपी किया है। उसमें आएगा क्या? सिटीजनशिप, नागरिकता। भाग 2 में जो अनुच्छेद आता है बाबू वो 5 से लेकर 11 तक। भाग 1 में जो अनुच्छेद हम पढ़े थे वो 1 से 4 तक था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 यानी चैप्टर, जितना भाग उतना चैप्टर, समझ जाइएगा। तो भाग 2 नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से शुरू होगा और 11 तक आएगा। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि आरंभ में दी गई नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया बाबू? कि आरंभ में, कहां पर? आरंभ में दी गई नागरिकता। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब जब भारत देश आजाद हुआ था तो जितने भी लोग भारत के अंदर थे उनको आजादी के बाद ही सिटीजनशिप यानी नागरिकता मिल गई कि हाँ भाई आप भारत के नागरिक हैं। जैसा कि हमको पता है 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बीच से एक रेखा खींच दी गई, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। जो रेड क्लिफ के उस साइड गए वो पाकिस्तान में गए, जो रेड क्लिफ के इस साइड रहे वो भारत में है। कुछ लोग ऐसे भी हुए जो पाकिस्तान जाकर घूम गए कि नहीं हमको भारत ठीक था। कुछ लोग ऐसे भी हुए जो भारत आकर उनको लगा नहीं पाकिस्तान ही बढ़िया है, मुस्लिम संप्रदाय के लोग। तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। तो अब सवाल है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए और जाकर फिर वापस आ गए, उनके लिए क्या प्रावधान है? कुछ लोगों का क्या था कि पाकिस्तान से वो फिर पाकिस्तान से भारत आकर फिर वापस पाकिस्तान चले गए, उनका क्या प्रावधान है? एक एक चीज, एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे आज के सेशन में और बहुत मजा आने वाला है। वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए। आज की क्लास एक जबरदस्त क्लास होगी। तो चलिए, एक चीज तो सीख चुके हैं कि कोई भी पूछ दे कि नागरिकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या कहेंगे? अनुच्छेद 2 में कौन नहीं, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता को कहां से लाया गया है? कहेंगे सर नागरिकता को लाया गया है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से। नागरिकता प्राप्त करने की, याद रखिएगा बाबू, नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि है और नागरिकता को समाप्त करने की, नागरिकता को समाप्त करने की 3 विधि है। वो सब हम पढ़ेंगे आज के क्लास में, एक एक चीज। कह तो रहे जो विद्यार्थी एक बार इस वीडियो को देख लेगा ना, उसको नागरिकता से रिलेटेड एक भी सवाल नहीं छूटेगा, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम देकर आ जाए, बीपीएससी का एग्जाम देकर आ जाए, टीआरई 4, 5, 6 कुछ भी देकर आ जाए, या सीजीएल का पेपर देकर आ जाए, या पीसीएस का पेपर देकर आ जाए, नहीं छूटेगा उससे वनडे एग्जाम, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 में हम क्या सीखे? क्योंकि नागरिकता जो है 5 से शुरू होगी।
अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि आरंभ में दी गई नागरिकता, जो नागरिकता शुरू में मिल गया आजादी के समय, उसको कहेंगे आरंभ में दी गई नागरिकता। अब एक सवाल आपके मन में है कि सर ठीक है, आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं सिटीजनशिप वही हुआ जो सरकार के द्वारा भारत एक देश एक राष्ट्र को देना चाहिए। जैसे देखिए यहां पर बात करें कि भाई सिटीजनशिप कहते हैं, नागरिकता कहते किसको है, तो कहा गया कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है और उन्हीं अधिकारों को ही हम नागरिकता कहते हैं। जैसे आप भारत में पैदा हुए तो आप भारत के नागरिक हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं। आप पाकिस्तान में पैदा हो गए, ठीक है, तो पाकिस्तान के, कोई अगर मान लीजिए कि अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिका का नागरिक हुआ। तो सिटीजनशिप एक ऐसी चीज है ना, मौलिक अधिकार, सिटीजनशिप, ये सब ऑटोमेटिकली वंश के आधार पर मिल जाता है। तो वही सवाल कह रहा है कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है और उन्हीं अधिकारों को हम नागरिकता कहते हैं, सिटीजनशिप कहते हैं। यहां कहा गया कि भारत में एकहरी नागरिकता है, यानी आपको नागरिकता किस चीज की लेनी पड़ेगी, देश की। याद रखिएगा, जब बात अमेरिका की होगी, अभी बहुत ट्रम्प चल रहा है, ये जो टैरिफ लगाया गया है भारत सरकार के ऊपर, और भारत सरकार ने जो कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, इससे पूरा अमेरिका का नींद हिला हुआ है बाबू। तो आपने सुना होगा कि भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया, ठीक 50%, ठीक है। तो बात करें कि सर ये एकहरी नागरिकता, कहीं कहीं आप सुनिएगा ना, कहीं लिखा रहेगा एकल नागरिकता। अब समझिएगा कि एकल नागरिकता होता क्या है। मैंने कल आपको पढ़ा था कि एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, वो कभी टूट नहीं सकते। लेकिन अमेरिका क्या है, फेडरेशन है, वो भी संघ ही हुआ लेकिन उसका अर्थ हुआ फेडरेशन, यानी वो कभी भी चाहे तो टूट सकता है। तो वैसी परिस्थिति में भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। भारत में हम देश की नागरिकता लेते हैं, हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम बिहार के नागरिक हैं, नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बिहार के नागरिक हैं। हम क्या कहेंगे, हम बिहार के निवासी हैं। जैसे हमारा मूल निवास हो गया बाबू बिहार, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे हम भारत के नागरिक हैं। तो कोई कहेगा अरे तुम तो बिहार में रहते हो, अरे बिहार के निवासी है, यानी हमने नागरिकता एक बार लिया है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं। अंग्रेज जो होते हैं, अंग्रेज नहीं, अमेरिका वाले, वो दोहरी नागरिकता यूज करते हैं। एक तो वो देश की नागरिकता लेते हैं, फिर जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की नागरिकता लेते हैं, क्योंकि वो वहां यूनियन नहीं होता ना, वहां फेडरेशन होता है। तो याद रखिएगा कि अगर भारत की जो नागरिकता हुई एकल नागरिकता, मतलब एक ही नागरिकता से पता चल जाएगा आप भारत के किसी कोने में भी रह सकते हैं। जैसे अभी हम बिहार में हैं, ठीक है, अब आप लोगों की दया दृष्टि रही हमारा चैनल 10 मिलियन हो जाए, ठीक है, मन करेगा एक दिल्ली में जो है शानदार फ्लैट लिया जाए, एकदम बढ़िया सा, ठीक है, तो हम दिल्ली में रह लेंगे। नहीं, मन किया जाए मुखर्जी नगर में ही एक फ्लैट ले ले और वहीं से एक ब्रांच चलाए, तो वही ले लेंगे। मन करेगा आज पटना में एक और फ्लैट ले ले, तो एक और ले लेंगे। तो हम किसी भी राज्य में रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास, हमें दोहरी नागरिकता का टेंशन नहीं है। सबको लगता होगा ना दोहरी नागरिकता का, सब अभी तक जितने भी स्टूडेंट पढ़े होंगे सिटीजनशिप नागरिकता, उनको एकल का मतलब होता है एगो नागरिकता, और दोहरी का मतलब हम समझाएं, उनको लगता होगा ना कि भारत, जो आदमी भारत का भी नागरिक है, इंग्लैंड का भी नागरिक है, वो दोहरी नागरिक। अरे भाई वो दोहरी नागरिकता नहीं हुआ। अमेरिका में क्या होता है ना कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे आप अमेरिका में रह रहे हैं तो आपको पहले अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ेगी, फिर जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की नागरिकता लेनी पड़ेगी, उसी को कहते हैं दोहरी नागरिकता, ठीक है। हाँ, अब समझे, भारत में जैसे आप मान लीजिए यूपी से हैं, तो कभी कहिएगा कि आप यूपी के नागरिक हैं, हिम्मत नहीं है कहने का, कह के दिखाइए। आप कहेंगे आप यूपी के निवासी हैं। नागरिक तो भाई हम देश के नागरिक हैं, अपने भारत, अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माता के नागरिक हैं। हर राज्य में बोल सकते हैं कि हम यूपी से हैं, एमपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, एज यू विश, ठीक है। तो अब समझ में आया कि एकल नागरिकता क्या कहते हैं, उसी को एकल कहा जाता है, कहीं एकहरी कहा जाता है, एज यू विश, एज यू लाइक, ठीक है। चलिए, राज्यों की नागरिकता नहीं होती बल्कि देश की नागरिकता होती है। यहां देखिए अनुच्छेद 5 तो हम पढ़ाई दिए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 5 में कहा गया, यहां पे नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 5 में कहा गया कि आरंभ में दी गई नागरिकता, यानी जब भारत को आजादी मिली तो जो लोग भारत के क्षेत्र के अंदर रहे उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल गया, वो अनुच्छेद 5 में मिला, रखा गया। अब देखिए जो तांडव होता है बाबू, ये यहां से होता है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में कहा गया है
कि पाकिस्तान से भारत आए लोग, ठीक है, लोगों को नागरिकता मिलेगी, किंतु यह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, कह रहे हैं पाकिस्तान से जो लोग भारत आए। अब जैसे मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ठीक है ना, लॉर्ड माउंटबेटन ने बीच में एक रेखा खींच दी, रेड क्लिफ रेखा, बोला जिनको भारत में जाना है भारत में जाइए, जिनको पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान जाइए, और जिनको अलग राष्ट्र बनाना है अलग राष्ट्र बनाइए। तो कश्मीर वाला तो मुद्दा सॉल्व ही हो गया, हरि सिंह को जो है वो हस्ताक्षर करा के विलय पत्र पर एकदम पकड़ के एकदम दबोच लिए। तो अब बात रह गई कि इंडिया की पाकिस्तान। मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, इसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया से, जिनका परिवार लग रहा था कि भाई हमारा परिवार ज़्यादा लाहौर में है, हमारा परिवार ज़्यादा इस्लामाबाद में है, हमारा परिवार ज़्यादा कराची में है, ऑब्वियसली वो कराची जाएगा। अब 50 परिवार है आपका, 50 में 45 को पाकिस्तान वाले एरिया में है, 5 को हिंदुस्तान वाला एरिया में, तो आप पाकिस्तान शिफ्ट होना ज़्यादा बेटर समझोगे। हालांकि वो भूल थी पाकिस्तानियों की, अलग बात है। तो वो लोग चले गए। अब 15 अगस्त 1947 को वो लोग चले गए, मतलब उनका जो है जाना शुरू हो गया। हुआ क्या कि मान लीजिए कि जो सुविधा हिंदुस्तान में उनको मिल रहा था, उस सुविधा अब उनको पाकिस्तान में नहीं मिल रहा है। मान लीजिए उनको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत भेदभाव किया जा रहा है। उनको मतलब समझिए ना कि जिस खुशहाल जीवन में वो यहाँ जी रहे थे वहाँ नहीं जी रहे थे। साल 6 महीना में लगा ना, 1946 47 के बाद 48 49 में लगा कि ए हो, हम लोग तो भारत में ठीक थे, बेकार हम लोग इधर आ गए, चल 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 चल, बोरिया बिस्तरा उठाया और आ गए। तब ये प्रावधान बनाया कि वैसे लोग जो भारत से निकलकर पाकिस्तान तो चल गए, अब वैसे में डर लग गया कि भाई कहीं घुसपैठिया ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, तो वैसे लोग जो भारत से निकलकर पाकिस्तान तो चले गए, परंतु संविधान बनने से पहले, संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949। बन के कब रेडी हुआ? 26 जनवरी 1950। तो संविधान बनने से पहले अगर आप वापस लौट आइएगा कि नहीं हमको भारत में रहना है, तो क्या हो जाएगा? आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और एक डेट मेंशन किया गया, ठीक है, परमिट रूल लगा दिया गया, ये रूल 19 जुलाई 1948, ठीक है, कि इससे पहले जो आ जाएगा उसको भारत की नागरिकता ऐसे ही स्वतः मिल जाएगी, और जो लेट से आएगा उनके लिए टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया। और नहीं तो फिर वैसे में तो फिर ज्यादा हो जाता ना, घुसपैठिया हो जाता, ये सब बहुत सारी परेशानी। तो अनुच्छेद 6 में सीधे सीधे कहेंगे कि जो लोग पाकिस्तान जा चुके थे, उनको लग रहा था कि पाकिस्तान आकर हमने बहुत बड़ी भूल तो कर ही दिए बाबू। जब पाकिस्तान को, जब भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 30% थी। करिए ना गूगल में सर्च, पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 30% थी, अभी 3% है बाबू। तो ये कहां गए? सब लौट गए भाई। उनको लगा कि पाकिस्तान सही मुल्क नहीं है, चोट्टा मुल्क है, एक नंबर का चोट्टा, समझ रहे हैं? नालायक है जी। जैसे देखते हैं एक बाप का 5-6 बच्चा होता है तो सभी पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो नालायक निकल जाता है। इस तरफ छुच्छे नालायक है पाकिस्तान, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो हुआ क्या कि वो लोग आ गए। तो अनुच्छेद 6 में हम क्या कहेंगे? 5 में क्या कहेंगे? 5 में कहेंगे कि आरंभ में दी गई नागरिकता अनुच्छेद 5 में रखी गई। अनुच्छेद 6 में कहेंगे पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, ठीक है, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। और संविधान, एक परमिट रूल लगाया गया, और यह परमिट रूल कब लगाया गया? 19 जुलाई 1948। हो सकता है ये आपसे पूछ भी दे ये डेट। चलिए अनुच्छेद 7 की बात करें। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान से, भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति, ठीक है, वही हुआ। हाँ समझिएगा, कह रहे स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। समझ रहे मेरी बात? लैंग्वेज को पकड़िए। अनुच्छेद 6 में क्या गया है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 7 में कहा गया है स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति, ठीक है, भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा लैंग्वेज गलत लिखा हुआ है,
हाँ, मतलब समझिएगा मेरी बात कि कहने का ये मतलब है, थोड़ा सा लैंग्वेज गलत टाइपिंग किया हुआ है। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि अगर आप पाकिस्तान से भारत लौट आए, समझ रहे हैं, अगर पाकिस्तान से आप भारत लौट आए किंतु वह संविधान बनने से पहले आइएगा तो आपको नागरिकता मिलेगा। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, मतलब आजादी मिल गई, उसके बाद जैसे देखिए मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं इस चीज को, लैंग्वेज को समझिएगा मेरी बात। मान लीजिए कि ये हमारा ये छोटा पाकिस्तान है, गलती शब्द बोल दिए जी, ये क्या है, पाकिस्तान है, और ये हमारा हिंदुस्तान है, बाप है इसका, छोटा थोड़ी रहेगा, ये हमारा हिंदुस्तान है, समझिएगा मेरी बात, ठीक है, ये हमारा हिंदुस्तान है, समझिएगा। तो लैंग्वेज में क्या कहना चाहता है कि जैसी आज़ादी मिला ना, जैसी 1947 के बाद आज़ादी मिला, ठीक है, तो उसी समय जैसी विभाजन हुआ, एकदम धड़ाधड़ यहाँ से क्या हो गया, आगमन होने लगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से लोग चले गए भारत से पाकिस्तान, तो अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जब विभाजन हुआ था उसी समय चल गए थे, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, तो संविधान बनने से पहले लौट आइए, हम आपको नागरिकता दे देंगे। दूसरा बात समझिए, मान लीजिए कि आवागमन हो भी गया, विभाजन हो गया, दोनों देश अपना अपना अस्थिर हो गया, उसके बावजूद भी जो भारत से पाकिस्तान चल गया आजादी के बाद, उनको भी कहा गया है कि अगर आप पहले आ जाइएगा तो नागरिकता दे देंगे। इसमें एक शब्द कहा गया है, ठीक है, यहां पर देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है। अनुच्छेद 7 कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। और अनुच्छेद 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु देखिए दो तरीका का है जी। पहला में क्या आया, समझिएगा मेरी बात, समझिए, मैं समझा नहीं पा रहा हूं अच्छे ढंग से, इसको अच्छे लैंग्वेज में समझिएगा, ठीक है, इसको अच्छे लैंग्वेज एकदम प्रॉपर ढंग से समझिए, ठीक है। हर चीज पढ़ाना मैटर नहीं करता, समझाना। मान लीजिए ये छोटा पाकिस्तान है और ये हमारा हिंदुस्तान है, यहां पर रेड क्लिफ रेखा खींच दी गई, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा खींच दी गई। यहां की आबादी थी शायद 30 करोड़, भारत की आबादी, और उस समय पाकिस्तान की आबादी थी आई थिंक मेरे हिसाब से 3 करोड़, सही से मुझे जनगणना याद नहीं है, लेकिन 3 करोड़ थी। अब समझिएगा कि विभाजन हो गया, बट गए, ये कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अब समझिएगा कि पहला कंसेप्ट क्या बना, ठीक है ना, कि भाई रेड क्लिफ रेखा आया, अनुच्छेद 6 में पढ़िए कि भारत से पाकिस्तान आए लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, किंतु वो संविधान बनने से पहले। अब मान लीजिए, ठीक है ना, अब मान लीजिए कि अब भारतीयों को आभास हुआ कि हम गलत जगह पहुंच गए, ये पाकिस्तान है और ये हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है। अब भारतीयों को या फिर कुछ हिंदू भाइयों को, कुछ मुस्लिम भाइयों को ऐसा फील हुआ कि हम गलत चक्कर में पड़ गए जी, हमको उधरे जाना चाहिए था। तो कहा गया है कि अगर संविधान अभी तक नहीं बना है तो लौट आइए, आप लोग लौट आइए, ठीक है। तो पाकिस्तान से जो भारत लौट आया संविधान बनने से पहले, उनको नागरिकता दी गई अनुच्छेद 6 के अंतर, ठीक है। अब देखिएगा, अब जब इधर से इधर आया बाबू, तो इधर से भी कुछ आदमी का मन डोला कि तो पाकिस्तान है, ठीक था, हमारा सब परिवार तो उधरे है। तो आजादी के बाद, विभाजन होने के बाद गया, वो अनुच्छेद 7 में आएगा। अब विभाजन होने के बाद साल 6 महीना बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत से निकलकर पाकिस्तान चल गए। अब जैसे ही वहां गए उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगा, उनको लगा जाए रे दादा हम तो फंस गए। तब फिर उनके लिए भी कहा गया है कि जो भारत से पाकिस्तान चल गए हैं वो भी अगर लौटना चाहते हैं आइए ना, फिर से वेलकम है, समझ रहे हैं। लेकिन एक डेट फिक्स किया गया, तो यही देखिएगा, सिंपल याद रखिएगा, जो पाकिस्तान से भारत आकर, पाकिस्तान से भारत लौट आया, ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत लौट आया उसको अनुच्छेद 6 के अंतर्गत रखा गया। जो भारत से पाकिस्तान चल गया अगर वो भी आना चाहता है तो उनको अनुच्छेद 7 में रखा है। लैंग्वेज को पकड़िए, जो पाकिस्तान जा चुका था और वो वापस लौट आया उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत लाया गया, और जो भारत में था और चल गया अब फिर आना चाहता है उसको अनुच्छेद 7 के अंतर्गत लाया। लैंग्वेज समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो अनुच्छेद 7 में कहा गया स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले अगर लौट आए, मतलब घूम के आओ, ठीक है,
तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब देखिए यहां पर लैंग्वेज कह रहा है, अनुच्छेद 7 में प्रावधान है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर ले। सोचिए मेरी बात। अब देखिए लैंग्वेज अच्छे से मैं समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। देखिए कह रहे हैं ना, एक बार अच्छे से सीख लीजिएगा ना, एकदम नैया जो है वो आपकी पार लग जाएगी। समझिए, ये छोटिंगा सा पाकिस्तान है, ये रेड क्लिप रेखा है, ये हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, ये हमारा हिंदुस्तान है और ये ससुरा पाकिस्तान है, ठीक है। लग रहा है कैसा चोर जैसा, समझ रहे। अब मान लीजिए कि भारतीयों को, ठीक है ना, विभाजन कब हुआ? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद सब लोग अस्थिर हो गए, जिनको इधर जाना था इधर चल गए, इनको इधर जाना। अब कुछ लोगों को नोचनी लगने लगा, ठीक है, अरे दादा हम तो फंस गए। तो यहां पर कुछ आदमी बोला, ठीक है, यहां पर जो लोग बोले कि हम भारत आना चाहते हैं वापस, तो बोला आइए ना, आपका स्वागत है, आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर हम वापस आए, मतलब आप आइए और आपको हम नागरिकता दे देंगे, क्योंकि अभी भारत में संविधान बना नहीं, ब्रिटिश संविधान पे काम चल रहा है। अब देखिएगा, एक यहां पर एक डेट मेंशन किया गया है और वो डेट है बाबू 1 मार्च 1947। समझ रहे हैं ना, ये क्या कह रहा है साथ में कि अनुच्छेद 7 में प्रावधान किया गया कि जो जिस व्यक्ति ने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर दिया, ठीक है, वह भारत का नागरिक नहीं समझाएगा, किंतु यदि वह अस्थायी रूप से भारत लौटने के लिए अनुमति लेकर वापस आएगा तो उसकी नागरिकता के संबंध में नियम। समझिए, मतलब एक डेट फिक्स कर गया, 15 पहले बोल दिया है ना जी, 1 मार्च 1947 के पश्चात, ठीक है, भारत के लिए प्रव्रजन कर वह भारत का नागरिक। 1 मार्च 1947 है, गलत टाइपिंग थोड़ा सा है जी। अच्छा चलिए, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत छोड़िए। 7 8 8 समझ गए कि भाई भारत से पाकिस्तान गया, जो पाकिस्तान से भारत आया उसको अनुच्छेद 7 में, और जो भारत से पाकिस्तान चल गया, नहीं, जो पाकिस्तान से भारत आया उसको अनुच्छेद 6 में, और जो भारत से पाकिस्तान चल गया उनको अनुच्छेद 7 में। चलिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा अनुच्छेद 7, कोई बात नहीं, हम अगले क्लास में इसको कुछ और अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। आगे अनुच्छेद 8 में आइए। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने के लिए भारत की नागरिकता समाप्त नहीं। मान लीजिए कि आपको विदेश में नौकरी लग गया, ठीक है, कोई पैकेज आ गया ब्रिटेन का, अमेरिका का, या कुछ भी, तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगा। आप नौकरी करिए, एंजॉय करिए, फिर भारत आइए, भारत के नागरिक कहलाओगे। तो कह रहा है विदेश भ्रमण एवं नौकरी पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यह भारतीय अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में कहा गया कि अगर आप कहीं विदेश में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, विदेश भ्रमण, कहीं घूमने गए, मान लीजिए अब 1 महीना का ट्रिप है, घूम लीजिए, आइए वीजा पासपोर्ट बनाइए, घूम घाम के वापस आ जाइए, ठीक है। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने के लिए भारत की नागरिकता समाप्त कर दीजिए। लेकिन जैसी आप मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन जैसी आप कहिएगा कि हम अमेरिका के नागरिक बनना चाहेंगे तो भारत का नागरिकता खत्म ऑटोमेटिकली। तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश के विरोध कार्य ना करे, ठीक है, अथी वाला काम नहीं करिएगा, देश विरोधी, ऐसा नहीं कि जाके घुसपैठिया बन जाइएगा, नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी और देशद्रोही साबित हो जाइएगा। तो अनुच्छेद 10 में कहा गया कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी और वो तब तक बनी रहेगी जब तक वह कोई देशद्रोह, मान लीजिए आप किसी का मर्डर कर दीजिएगा तो इससे आपकी नागरिकता नहीं खत्म होगी। वो अलग बात है कि आपके ऊपर एक केस हो जाएगा, आपके ऊपर जो है जो भी धारा लग जाए, अलग बात है, लेकिन आपकी सिटीजनशिप नागरिकता नहीं खत्म होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा अनुच्छेद 6 और 7 में कंफ्यूजन रहा। 6 वाला तो एकदम क्लियर है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी, परंतु जो है एक परमिट जारी कर दिया गया 19 जुलाई 1948 तक। फिर अनुच्छेद 7 में कहा स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आएंगे उनको जो है भारत की नागरिकता, और एक डेट का फिक्स कर गया 1 मार्च 1947। मतलब ये क्या बोल सकते हैं, एक मतलब बंटवारा तो हो ही चुका था, मतलब इधर उधर जाने की प्रक्रिया जो है वो पहले से ही बन चुकी थी, ठीक है ना। हाँ आगे चलिए, अभी देखिए 9-10 हो गया, आइए आगे। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को है। समझिए, थोड़ा सा एक बार समझिएगा
अनुच्छेद 6 में कहा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो पाकिस्तान चले गए हैं अगर वो भारत आना चाहते हैं, ठीक है ना, जो पाकिस्तान चले गए हैं और अगर आप भारत आना चाहते हैं तो आपको अनुच्छेद 6 के अंतर्गत वापस लाया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद लगेगा? अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 कहता है, ठीक है ना, अनुच्छेद 7 कहता है कि जो भारत से आजादी के बाद, आजादी से पहले नहीं, ये तो आजादी से पहले ही चले गए, जब बंटवारा हुआ तभी कि भाई हम उधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो तो साफ क्लियर हो गया। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि जो आजादी के बाद की ये घटना है कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, फिर भी उसको मन नहीं लग रहा है, उसका मन है कि नहीं गुरुदेव हम भारते में रहेंगे, ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत आ गया अनुच्छेद 6, और जो भारत से पाकिस्तान चल गया अब फिर भी वो आना चाहता है तो यहां पर लगेगा अनुच्छेद 7। बस ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, हम इसमें हम भी थोड़ा सा कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो प्रॉपर दिया है। एग्जाम में हमको नहीं लग रहा कि आपसे छूटेगा कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है, ठीक है, नौकरी एवं विदेश भ्रमण, नौकरी एवं विदेश भ्रमण करने पर आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। कौन सा था ये? 8 था ना, ठीक है, हाँ, आर्टिकल 9 में लिखिएगा, ठीक है, 8 हो गया ना, हाँ, समझिएगा मेरी बात। 9 में क्या कहा गया है? 8 में है नौकरी एवं विदेश भ्रमण, अनुच्छेद 9 में कहा गया है, ठीक है, कि विदेश की नागरिकता लेने पर, विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता जो है समाप्त मानी जाएगी, ठीक है, भारत की नागरिकता, ठीक है, समाप्त मानी जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो बाबू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? अनुच्छेद 10 में कहा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि देश विरोधी कार्य करने पर नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर आप कोई देश विरोधी कार्य करेंगे तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है। थोड़ा सा हम जो 6 और 7 है ना, वो थोड़ा सा टाइपिंग गलत लिखा हुआ था, मतलब जो एक्सप्लेनेशन था वो हम नहीं कर पाए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने फाइनली आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब देखिएगा, नागरिकता अधिनियम एक्ट 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम या नागरिकता अधिनियम, ठीक है, नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955, 1955 का एक अधिनियम आया, उसके अंतर्गत क्या सीखना है जानिए। कहा गया है कि नागरिकता जो है, इस अधिनियम के तहत नागरिकता को प्राप्त करने की 5 विधि है। अगर आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो 5 विधि, और नागरिकता खत्म करना चाहते हैं तो 3 विधि। बोलिए, पा से प्राप्त, पा से 5, खत्म, खत्म 3, ठीक है। प्राप्त करने की 5 विधि, नागरिकता पाना हो तो पाना 5, गवाना 3, ठीक है, खत्म करने की 3 विधि। तो हम यहां से सीखेंगे, अब यहां से क्या सीखेंगे कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने की वो 5 विधि कौन कौन सी है। पहली विधि है बाबू कि जन्म के आधार पर नागरिकता। अगर संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चे भारत के नागरिक होंगे। हमको नागरिकता किस आधार पर मिला? जन्म के आधार पर। आपको भी जन्म के आधार पर। तो पहले जैसे मान लीजिए भारत को आज़ादी मिल गया, भारत का संविधान बन गया, या नहीं भी बना, भारत को आज़ादी मिल गया, उस दिन के बाद से जो भी बच्चा भारत में जन्मेगा वो भारत का नागरिक होगा। तो पहले क्या बोला गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा बोला है वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता में क्या बोला है कि विदेश में जन्म लेने बच्चों को भी भारत की नागरिकता। जैसे मान लीजिए कि आपके माता पिता भारतीय हैं और वो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन्होंने विदेश की नागरिकता नहीं ली है, तो आप क्या कहलाएंगे? आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, विदेश के नागरिक नहीं कहलाएंगे। हाँ, वो अलग बात है, अगर उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है तो यहाँ खत्म होकर आप वहां के नागरिक कहलाएंगे। तो पहला हुआ जन्म के आधार पर नागरिकता, दूसरा हुआ वंश के आधार पर नागरिकता। कहा गया विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है ना। अगर पिता भारतीय माता विदेशी हो तो उसको दोनों देश का नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। तो वो दोहरी में चला जाएगा, हालांकि वो दोहरी नहीं होगा,
चलिए उदाहरण, शिखर धवन का बच्चा और सानिया मिर्जा का बच्चा। देखो बाबू, ठीक है, जैसे मान लीजिए शिखर धवन की पत्नी फॉरेनर थी, तो उसका बेटा जो होगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा। सानिया मिर्जा का पति शोएब मलिक, कहे तो नहीं करो उधर अकलोलवन बकलोलवन से भी आई, लोग सुनती कहाँ है, बकलोल है। तो इतना बढ़िया देश का नाम ऊंचा करना तो नाक कटवा के रख दी उधर जाके, क्या जरूरत है, टीआरपी घट गया ये लोग का, समझ रहे हैं ना। देश के लिए इतना उत्कृष्ट काम ये लोग किया। शिखर धवन का तो चलो ठीक है, तो कहना सिर्फ एक ही, पाकिस्तानियों से नहीं करो, बाकी सब चलेगा, ठीक है। तो सानिया मिर्जा का बच्चा, ठीक है, तो उसके बेटे पर डिपेंड करेगा कि वो पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहे तो उसका भी ले सकता है, हिंदुस्तान का चाहे तो उसका भी ले सकता है। पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता मिलती है। किस चीज पर? पंजीकरण के आधार पर। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा सुनिए, इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा, और इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता भी दी जाती है, ठीक है। इसी विधि द्वारा जो है राष्ट्रमंडल, अब राष्ट्रमंडल देश क्या वो भी हम समझाएंगे। मान लीजिए कि कोई अमेरिकन, कोई विदेशी नागरिक है, अब वो भारत आ गया, ठीक है, और वो चाहता है कि भारत की नागरिकता ले और भारत में ही अपना जीवन बिताए। या फिर मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक भारत में जॉब कर रहा है, अब वो 7 साल लगातार भारत की नागरिकता भारत में रह लेगा और वहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगा, मतलब वहाँ नहीं रहना चाहेगा तो उसको यहाँ की नागरिकता। तो तीसरा हो गया रजिस्ट्रेशन। चौथा हो गया देशीयकरण। देशीयकरण का सबसे बड़ा उदाहरण जो होगा, ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, वैसे व्यक्ति जो भारत के 8वीं अनुसूची में कम से कम एक भाषा को जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही साथ भारत के 12 साल तक रह चुका, उसको देशीयकरण। देखिए 8 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि विदेशी भ्रमण और नौकरी करने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी, नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया और मान लीजिए कि यहाँ सरकारी नौकरी कर रहा है, ठीक है ना, देशीयकरण के आधार पर, ठीक है, और वो चाहता है कि वो भारत में रहे, तो ठीक है 12 साल रहिए और कला साहित्य संस्कृति में अपना विकास करिए। कह रहा है वैसा व्यक्ति जो भारत की 8वीं अनुसूची में कम से, अरे 8वीं अनुसूची था ना, हम 8वां अनुच्छेद पढ़ दिए, ओहो वही हमको लग रहा है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वैसे व्यक्ति जो भारत की 8वीं अनुसूची में कम से कम एक भाषा को जानता है। भारत की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा थी, अब कुल 22 भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। तो 22 भाषा में कोई एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और भारत के प्रति सोच अच्छी होनी चाहिए, विज्ञान और कला में निपुण हो, ठीक है। साथ ही साथ वो भारत में 12 साल तक रहेगा, जॉब करने आया है, 12 साल तक रहिए, आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 5वां है बाबू अर्जित भूमि। अर्जित भूमि जैसे मान लीजिए अभी सिक्किम जो है वो भारत में मिल चुका है 1975 में, तो भारत सिक्किम के भूमि भारत की भूमि, तो सिक्किम के नागरिक भारत के नागरिक, उनको मिल गई भारत की नागरिकता। वही कह रहा है किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोग जो होंगे वो भारत की नागरिकता उन्हें दीजिए। सिक्किम देखिए ना, सबसे सिंपल उदाहरण सिक्किम। मान लीजिए कल भारत जो है भूटान को अपने में मिला लेता है, ठीक है, तो भूटान के नागरिक भारत के नागरिक होंगे। आगे बढ़े, नागरिकता में हुए संशोधन। देखिए नागरिकता में अच्छा, और क्या कह रहे हैं, बांग्लादेश के परगना जिले के को अच्छा वो जो भी है वो भारत और बांग्लादेश से सीमा पर आता है। नागरिकता में देखिए, नागरिकता में हुए संशोधन, पहला संशोधन 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2005 में, चौथा 2015 में और 5वां 2019 में हुआ। संशोधन मतलब नई नई चीजें अपडेट करती गई, ठीक है। अब देखिए एक शब्द है एनआरआई, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब एनआरआई नहीं कहते हैं कि बड़का एनआरआई बनेगा ज्यादा तुम, तो वही आज हम जानते हैं एनआरआई कहलाता क्या। वाह, देखिए एनआरआई सिर्फ देखने में हवा है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं कहता एनआरआई आया, एनआरआई आया, सुनिए क्या है एनआरआई। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है और वह विदेश में 6 माह से ज्यादा नौकरी करने के लिए चला गया, तो वह एनआरआई कहलाएगा। देखते हैं आजकल जो है लोग सऊदीया चले जाते हैं काम के लिए, 4 साल 5 साल पर आते हैं, एनआरआई कहलाते हैं। उनको भारत की नागरिकता खत्म नहीं होती उनकी, क्योंकि वो काम करने के लिए गए हैं, ठीक है। तो एनआरआई का मतलब है कि जो भारत का नागरिक है परंतु भारत में नहीं रहकर किसी अदर कंट्री में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, परंतु उसने भारत की नागरिकता छोड़ी नहीं और वहां की नागरिकता भी नहीं ली है, याद रखिएगा। या वहां का लीजिएगा तो यहाँ तो अपने आप छूट जाएगा, ठीक है। तो वैसे लोगों को हम एनआरआई कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ओवरसीज नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मी मल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, ठीक है,
ओवरसीज नागरिकता को क्या कहते हैं, ये जो है ना इसको 2005 में जोड़ा गया इस तरह की नागरिकता को, क्योंकि देखिए है ना 2005 है ना, तीसरी नागरिकता संशोधन हुआ, तो कह रहा है कि इसे 2005 में सिंधवी समिति के द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं और इस नागरिकता को प्राप्त करने पर वो बिना वीजा के भारत में आए। जैसे बड़े बड़े विदेशी लोग हैं ना, विदेशी नागरिक, अब वो चाहते हैं कि वो भारत में भी रहे और विदेश में भी उनकी नागरिकता रहे, तो इसके लिए ओवरसीज नागरिकता लाई गई। ठीक है, आप वहाँ भी करिए क्योंकि उससे फायदा है ना देश को, वो वहाँ भी अपना बिजनेस सेटअप कर चुका है, यहाँ भी बिजनेस सेट, 6 महीना वहाँ रहा, 2 महीना यहाँ रहा, 10 दिन वहाँ रहा, 20 दिन यहाँ रहा, और उसको ज़्यादा वीज़ा की जरूरत नहीं, बस पासपोर्ट बना लीजिए, आवागमन होता है। क्योंकि वहाँ जो है ना उनको पता रहता है कि वो दोनों से उनका तालमेल अच्छा है। बढ़े आगे, थोड़ा सा आज का क्लास नहीं, मजा नहीं आया, वो जो अनुच्छेद 7-8 वाला जो 6-7 वाला जो गड़बड़ है थोड़ा सा, लेकिन चलिए कोई नहीं। कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्त, पाने के 5 शर्त वो हमने बता दिए, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, ठीक है, और ठीक है ना, सेकंड क्या था, हाँ एक था हमारा देखिए देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि मैंने सिक्किम को एग्जाम्पल दिया था। अब देखिए नागरिकता समाप्त होने के भी 3 शर्त है। पहला कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसको भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी, सिंपल बात है। दूसरा, यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ दे, हमको जैसे हम बोल रहे हमको भारत का नागरिक नहीं बनना है, हम जाके इंग्लैंड में रहेंगे, तो भारत का खत्म, इंग्लैंड का स्टार्ट, 2 तरीके। तीसरा, सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द तभी कर देगी जब संविधान के आस्था में ठोस पहुंचाए। कोई देश विरोधी कार्य कर, एगो मर्डर कर दीजिएगा तो नागरिकता खत्म नहीं होगा, भले सजा मिल जाए फांसी का, जीवन कारावास का, नागरिकता खत्म नहीं होगा। आप नागरिकता जो है वो आपका मूल अधिकार है, समझिए एक मौलिक अधिकार की तरह आता है, लेकिन इसको रखा गया अलग से सिटीजनशिप में। ठीक है, तो क्या गया कि सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जो व्यक्ति संविधान की आस्था ना रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, या बिना बताए 7 वर्ष तक विदेश में रह चुका हो, खत्म उसका। चलिए अब एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं, वीजा पासपोर्ट, वीजा पासपोर्ट। तो आइए वीजा क्या होता है आप समझिएगा। कहेंगे वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए, भारत में नहीं, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये अनुमति कौन देगा? सामने वाला देश, सामने वाला देश। मान लीजिए, ठीक है ना, देखिए 2 चीज होता है बाबू, एक होता है वीजा और एक होता है पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट समझिएगा। वीजा उसको कहते हैं जिस देश में आपको जाना है तो आपको अदर कंट्री से आदेश लेना होगा। जब तक मान लीजिए आपको जाना हो अमेरिका, आपको जाना हो चाइना, तो जब तक चाइना जो है आपके लिए वीजा कंफर्म नहीं करेगी तब तक आप चाइना नहीं जा सकते। एक होता है पासपोर्ट। पासपोर्ट में क्या होता है कि जब तक आपको जो है आदेश लेना होगा अपने देश से, ठीक है, मतलब आप भारत से पूछिएगा कि हमको हुजूर 2-4 महीना के लिए चाइना जाना है, हमको 2-4 महीना के लिए चाइना जाना है, हमको पासपोर्ट बनवाना है, तो ये पासपोर्ट की मंजूरी कौन देगा? पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट की मंजूरी कौन देगा? भारत सरकार देगी। भारत सरकार देखेगी आपके कार्य के, आपके हिसाब से, हाँ ठीक है भाई बिजनेसमैन है, ठीक है, पासपोर्ट पर मोहर लगा, चलिए। लेकिन वीजा की मंजूरी कौन देगा? ये जिस देश में आप जाइएगा, जैसे अगर हमको चाइना जाना है तो हमको वीजा की मंजूरी कहाँ लेनी होगी? चाइना एम्बेसी से, मतलब वहाँ भारत की एम्बेसी होगी, फिर जो आपका टर्म एंड कंडीशन है। ठीक है, अभी कभी गए नहीं चाइना तो उतना आइडिया है नहीं हमको। चलिए, तो कह रहे हैं वीजा किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी दूसरे देश से, भारत से नहीं। ठीक है, इस अनुमति को वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन कुछ देश जो होता है जिसका भारत से बहुत अच्छा संबंध है, वो कहता है छोड़िए ना वीजा, हम दे दिए अनुमति, आप पासपोर्ट बना दीजिए और वहां से भेज दीजिए। जैसे सऊदी अरब में हमको लगता है कि वीजा की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पासपोर्ट की जरूरत होती है। यानी वीजा जो है, वीजा का कोई इशू नहीं, पासपोर्ट का इशू है। यानी भारत सरकार आपको सबमिट करके दे दिया तो आप चल जाइएगा। सऊदीया सरकार आपसे नहीं पूछेगा कि कहाँ आए हैं, इन्हें करने ये नहीं पूछेगा। लेकिन कुछ देश, जैसे अमेरिका में पहले पासपोर्ट भारत से बनेगा और फिर वीजा अमेरिका से बनकर है, मतलब दोनों तरफ से परमिशन चाहिए। सऊदीया में जाने के लिए एक तरफ से, बांग्लादेश जाने के लिए एक तरफ से, मालदीव जाने के लिए एक तरफ से, सिर्फ भारत तरफ से, पाकिस्तान जाने के लिए किधर से भी नहीं। ठीक है, बैन है अभी पाकिस्तान। अब देखिए आया पासपोर्ट।
पासपोर्ट की बात करें, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। बोले थे ना, पासपोर्ट में अनुमति भारत लेगा, मतलब हम भारत से लेंगे कि हुजूर हमको 2 महीना के लिए जो है वो बांग्लादेश जाना है, या हमको 2 महीना के लिए मान लीजिए रूस जाना है बिजनेस के ट्रिप पर, तो ठीक है, भारत सब कुछ कागज पत्तर सही रहेगा, पासपोर्ट बन गया। अब जरूरत पड़ेगा वीजा का। पहले ये जानेंगे कि क्या रूस वीजा लेता है, या जिस देश में हम जा रहे हैं वीजा की जरूरत है, अगर है तो फिर वीजा उधर से बन के उधर से फाइनल कंफर्मेशन होकर आएगा कि हाँ ठीक है आप आइए। ठीक है, मतलब उतरने से पहले और चढ़ने से पहले दो बार। और कुछ देश में खाली चढ़ने से पहले, भारत अगर अनुमति दे दिया तो सऊदीया चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वहां आपको वीजा नहीं खोजेगा। ठीक है, चलिए एम्बेसडर जिसको हम लोग कहते हैं बाबू राजदूत, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश के राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। जैसे देखिए हर देश में सबका अपना अपना एम्बेसडर होता है, राजदूत। भारत का पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान का भारत में भी है। शायद इस पर लड़ाई झगड़ा हुआ तो कुछ जो है शायद उनको बैन लग गया है ऐसा। जैसे मान लीजिए अगर आप चाइना जाइएगा ना, तो चाइना में इंडियन एम्बेसी मिलेगा, जिसको कहते हैं, उसमें राजदूत बैठा रहेगा भारत का। चाइना जब जाइएगा तो चाइना में इंडियन एम्बेसडर होगा, भारत का राजदूत होगा, और चाइना की राजधानी में बैठा होगा। जब आप भारत की दिल्ली में जाइएगा तो दिल्ली में आपको चाइनीज एम्बेसडर भी मिलेगा। मतलब हर देश का एक व्यक्ति हर देश में रहता है ताकि आपसी संबंध बढ़िया हो सके। पाकिस्तान का भी था, भारत का भी पाकिस्तान में लाहौर में होगा, राजधानी में बैठता है, तो उसको बोलते हैं राजदूत। देखिए कह रहा है प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पुलिस पर कार्रवाई गिरफ्तार। सोचिएगा एक बात और हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई ये है लाहौर, ठीक है, और लाहौर में भारत का एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी। ठीक है, अब इंडियन एम्बेसी में मान लीजिए 50 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और कोई भारतीय लोग जो है, ठीक है, भारत का नागरिक गया लाहौर में पूरा तहलका मचा दिया, मार मार कर धुइयां उड़ा दिया। अब मारते मारते वो क्या किया, मारते मारते क्या किया कि वो इंडियन एम्बेसी में एंट्री कर गया। किसी पाकिस्तानी की औकात नहीं है कि उस एम्बेसी के अंदर जाकर उस भारतीय नागरिक को, भारतीय आर्मी को, या कोई भी भारतीय सपूत को निकाल सके। नियम होता है। आप किसी दूसरे, भले वो एम्बेसी लाहौर में है, लेकिन औकात नहीं है एक भी पाकिस्तानी, ठीक है, एक भी चुट्टा का औकात नहीं है कि वो भारत के एम्बेसी में घुसकर भारत की एक भी स्टाफ को हाथ लगा ले। नियम है जी, टर्म एंड कंडीशन है। आप वहां लगाइएगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन कहा गया ये कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, भारत की भी औकात नहीं है कि भाई मान लीजिए कि अब कोई टेररिस्ट जो है, अब मान लीजिए ये दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी है, ठीक है, दिल्ली में कोई पाकिस्तानी एम्बेसी है और कोई टेररिस्ट आया दिल्ली में, कांड किया और कांड करके उस एम्बेसी के अंदर घुस गया, नहीं निकाल सकते हम। जबकि दिल्ली में है वो एम्बेसी, फिर भी नहीं निकाल सकते, नियम है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि एम्बेसडर क्या होता है, राजदूत क्या होता है। क्या कह रहा है, राजदूत को पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकते। यह व्यवस्था, ये जो है समझौता हुआ था वियना सम्मेलन, ठीक है, वियना समझौता। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक सेकेंड का मुझे ब्रेक दीजिएगा। ठीक है, तो कौन से सम्मेलन के अंतर्गत ये हुआ था? एक सेकेंड, वियना सम्मेलन। ये पूरे विश्व में है ये नियम कि भाई कोई किसी दूसरे देश की एम्बेसी में एंट्री नहीं करेगा। भारत में चाइना की भी एम्बेसी होगी, भारत में किसका, अमेरिका का भी होगा, रूस का, सबका होगा, रूस में भी भारत का होगा। ठीक है, तो याद रखिए। अब हो जाता है कि ये सब समझ गए कि ये नियम कहाँ से मिला है, ये नियम कहाँ से लिया गया, वियना सम्मेलन। ठीक है, ये जब वियना सम्मेलन क्या है, ये चीज जब हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तब समझिएगा। फिलहाल देखिएगा कि राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त यानी हाई
कमिश्नर कहा जाता है। अब सवाल है कि सर राष्ट्रमंडल देश किसको कहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये हर भारतीय को जानना चाहिए कि अंग्रेजों ने हमें कितना सताया और हम कितना टॉर्चर हुए और क्या हम राष्ट्रमंडल देश में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या कहा गया है राष्ट्रमंडल देश के बारे में? थोड़ा सा 2 शब्द सुनिएगा। वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, हम भी थे, वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे राष्ट्रमंडल देश कहेंगे। और ऐसे कुल 53 देश, अरे हमरा तो छोड़िए, अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम था, पता है ना? जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तब बोस्टन टी पार्टी नहीं अमेरिका में हुआ था, जब ब्रिटेन के बड़े जहाज को, चाय के बड़े लदे हुए जहाज को अमेरिका ने मतलब पानी में फेंक दिया। वो अलग बात है, अमेरिका बहुत पहले आज़ाद हो गया, हमें बहुत समय लग गया। तो वही कह रहा है राष्ट्रमंडल देश। वैसे राष्ट्रमंडल खेल नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कॉमनवेल्थ, हाँ कॉमनवेल्थ के, ठीक है। तो कहा गया वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। ये देखिए है तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन है जी, और वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष जो है महाराजा चार्ल्स तृतीय है। वहाँ के जो महाराज होते हैं ना इंग्लैंड के महाराज, उनका वो भी वर्तमान में चार्ल्स तृतीय है, समझिएगा। लेकिन एक नाम याद रखिएगा, अमेरिका। अमेरिका भले वो इंग्लैंड का गुलाम था लेकिन वो कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देश का हिस्सा अपने आप को नहीं मानता। बट हम ही सब नहीं मानेंगे, लेकिन भारत मानता है, डरता है, जो समझिए। कह रहा है महारानी एलिजाबेथ ने द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये तो चलो बात की बात है। अब सुनिए CCA, सिटीजनशिप, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब इसमें क्या हुआ? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना से भारत आए, चाहे वो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी है, मुस्लिम छोड़ दिया है जी, ठीक है, हाँ ईसाई हैं, भारत की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्रदान करने के लिए कहा गया है कि भाई पहले कहा गया था कि आपको 11 साल भारत में रहना पड़ेगा, लेकिन छूट दे दिया गया, कहा कि ना कम से कम 5 साल रहिए ना, हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे। कहां से? भारत से आए लोग, पाकिस्तान से। 2014 में हुआ था ना कांड, जिसमें सभी पाकिस्तानियों को मार के भगाया गया, अफगानिस्तानियों को मार के भगाया गया, बांग्लादेश का कांड तो इधर ही हुआ, पिछले साल भी नहीं। तो वैसे लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन आपको मिनिमम भारत में कितना साल रहना होगा? 5 साल। पहले कितना रहना था? 11 साल। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया, ठीक है। चलिए ये तो बात की बात है। NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। थोड़ा ज्यादा डीपली पढ़ रहे हैं क्या जी? देखिए रजिस्टर के बारे में पढ़िए। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी सरकार द्वारा, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी सरकार के द्वारा निर्मित एक पंजी है जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम है जो असम के वास्तविक नागरिक हैं। असम, ठीक है, राजधानी त्रिपुरा। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। ये जो पंजी बनाई गई है ना NRC, ये स्पेशल असम के लोगों के लिए बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे लोग वहां से भागकर भारत आ गए थे, और वो किस क्षेत्र में रुके थे? वही असम वाला। सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने देश के ही लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट 2013 ने कहा था कि आप NRC लाइए, और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दी जाएगी। कौन देगा उतना पुराना NRC दी, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 दिसंबर में, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलिए काफी है, इतना ही इनफ है आप लोगों के लिए, सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए। 6 में फिर से मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, या फिर हो जाएगा आप लोग को? हमको लग रहा है हो जाएगा। थोड़ा सा 6 और 7 मिस्टेक हुआ है, शुरू में ही मैंने लैंग्वेज गलत बोल दिया, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा ना दोबारा एक बार अच्छे से सीखने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा सिटीजनशिप के ऊपर। कुछ दिक्कत रहे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट डाल दीजिएगा अगर आपको कोई डाउट लगे तो। ओके, बाय बाय, चलिए।